वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू बायोलॉजी टॉपिक्स ऑफ नीट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर की वेटेज 2 क्वेश्चन की है, मतलब 8 नंबर की बहुत बड़ी अहमियत है नीट के अंदर। द स्टूडेंट्स हु जिनका की सिलेक्शन 2 नंबर 3 नंबर से रह जाता है, उन्हें पता क्या वैल्यू होती है 8 नंबर। तो ये जो चैप्टर है, देखो 2 टाइप के चैप्टर हैं बायोलॉजी के अंदर। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें कि एग्जाम्पल बेस्ड रट्टा मारना है, और ये जो चैप्टर है इसमें जस्ट सिंगल रीडिंग है। अगर आपने एक बार इस चैप्टर को पढ़ लिया तो समझ जाओ दोनों क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें समझने वाला है और एक बार पढ़ते ही दिमाग में आ जाएगा। बस शर्त यही है कि समझ के पढ़ना है। जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है जी, उसमें क्या है कि इतने एग्जाम्पल है भैया, रटते रटते पागल हो जाओगे। एक हो गया तुम्हारा उसके आगे ही एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कहीं ना कहीं मतलब एग्जाम्पल बेस्ड और इतने डायग्राम, लेकिन इसके अंदर क्या है कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। एक बार समझ में आ गया क्वेश्चन हो गए। तो बड़े ही ध्यान से सुने, और 8 नंबर का ये आज वीडियो है, तो आप समझ जाओ। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दी हुई है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो WHO ने दी है। WHO जो है रामबाण हेल्थ के फील्ड में, पूरे वर्ल्ड में। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। तो ये हो गई डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। अब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट ए नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल। देखो प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया की कंट्री बहुत बड़ी है। अब कंट्री बहुत बड़ी है तो इसमें पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, ये भी समस्या है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया जैसी कंट्री को तो कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन 1951। ये ध्यान रखना कौन से ईयर में इनिशिएट किए गए थे। तो आगे चल के तुम्हें बताया जाएगा कि भैया क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और क्या आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन कब आया, ये सब बताया जाएगा। तो देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, तो RCH की फुल फॉर्म ध्यान रखना। ये देखो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, लेकिन केयर भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो RCH मैचिंग टाइप में आया हुआ है, तो इसलिए तुम्हें बताया जा रहा है। अब इसके नीचे दिया हुआ है भैया तुम्हारा एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जो है क्वेश्चन लगभग हर साल आता रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। देखो एमनियोसेंटेसिस वर्ड आया कहाँ से, एमनियोटिक फ्लूइड। जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो वहाँ एक फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोन एक लेयर है, ठीक है, उसके अंदर तुम्हारा है एमनियोटिक फ्लूइड। उस फ्लूइड से सेक्स का डिटर्मिनेशन हो जाता है, मेल है कि फीमेल है। और अगर गलत तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन हो गया तो उसका फिटिसाइड्स हो सकता है, मतलब जो फीटस को अंदर ही मार देंगे। क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ कुछ जगह ऐसा है, कुछ लोगों में थोड़ी सी दिमाग की कमी या कुछ भी कह सकते हो, या लड़के की चाहत, जिसके चक्कर से ये तुम्हारी प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या कर दिया कि बैन लगा देंगे एमनियोसेंटेसिस पे। फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मीन्स ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स, ठीक है जी। तो ये हो गया। तो मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एटसेट्रा। अब आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन कनेक्शन इन एमनियोसेंटेसिस। Some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances। देखो एमनियोटिक फ्लूइड को जब हम बाहर निकालते हैं तो उसमें जो मेन मकसद होता है वो हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने का होता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। तो हम देखते हैं कि जो फीटस है वो सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि इससे होने वाले बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, XY और XX। तो उसमें अगर फीमेल होती है तो उसके फिटिसाइड के खतरे ज़्यादा हैं, तो इसलिए स्टैट्यूटरी बैन लगा दी है एमनियोसेंटेसिस पे। और खाली कुछ ही जेनेटिक डिसऑर्डर को देखने के लिए ही ये टेस्ट अलाउड है। तो ये बात होगी एमनियोसेंटेसिस की, क्वेश्चन आया हुआ है हर बार, तो इसलिए ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट था यहाँ से। अब देखो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ। ये CDRI जो है सो CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
इसका इंस्टीट्यूट है और ये ड्रग्स के ऊपर भारत के अंदर सबसे बड़ा रिसर्च है, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो ये तुम्हें पहले जो था मेडिकल एंट्रेंस में इंस्टीट्यूट और कौन से सिटी में है इसका मैचिंग पूछते थे पहले, लेकिन आजकल वो क्वेश्चन बंद है। लेकिन आज से 7-8 साल पहले लगभग ये क्वेश्चन आते थे, जब हर स्टेट का अलग अलग होता था, BHU अपना अलग लेता था। BHU में तो 100% ये क्वेश्चन आता ही आता था, जिसमें कि तुम्हें इंस्टीट्यूट का नाम और सिटी को मैच करना होता था। फेमस इंस्टीट्यूट होते थे, फेमस मेडिकल कॉलेज होते थे, तो ये क्वेश्चन आता था। अच्छा जी, अब आगे कह रहे हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो इस पैराग्राफ में जस्ट एक रीडिंग देनी है तुम्हें, उतना इम्पोर्टेंट इसमें कुछ खास है नहीं। तो ये देखो, विद 2 चिल्ड्रन विद स्लोगन हम दो हमारे दो, ये पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में है। ठीक है, आगे देख रहे हैं, लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। देखो, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम देखें क्या क्या उपाय हैं। तो उसमें से एक है तुम्हारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। तो एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली। अब ये क्वेश्चन आ सकता है 12th में, तो बहुत पूछा जाता है बोर्ड के अंदर कि भाई जो तुम्हारा कॉन्ट्रासेप्टिव है यूजर फ्रेंडली, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए ताकि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो शुड बी यूजर फ्रेंडली, आसानी से यूज हो, इजीली अवेलेबल, मिल भी जाए आसानी से, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। अब देखो यहाँ लिखा है इफेक्टिव, मतलब उसका काम इफेक्टिव होना चाहिए। दूसरा है रिवर्सिबल, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। रिवर्सिबल का मतलब ये है अगर एक बार उसे लगा दिया जाए या एक बार उसका यूज कर लिया जाए तो उसका रिवर्ट भी हो सके। जब तुम्हें बच्चा चाहिए हो तब हम उसको रिवर्ट करके कर सकते हैं। तो रिवर्सिबल भी होना बहुत ज़रूरी है ताकि मेंटली प्रेशर ना क्रिएट हो जाए कि भाई अब क्या होगा। विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट भी उसका बहुत कम होना चाहिए, ये भी एक करेक्टर है। तो उसके बाद इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्शुअल डिराइव। देखो, सेक्शुअल डिराइव जो है, डिज़ायर जो है, वो कम नहीं होनी चाहिए, ये भी एक इसका पॉइंट है। अच्छा जी, ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब बहुत सारे मेथड्स हैं, तो इसमें नेचुरल ट्रेडिशनल है एक क्राइटेरिया, बैरियर है, IUD का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, इम्प्लांट्स हैं। इंजेक्टेबल्स मतलब जो इंजेक्शन वगैरह देते हैं, इम्प्लांट मतलब जैसे स्किन के नीचे इम्प्लांट लगवा लेते हैं। सर्जिकल मेथड्स है, वजेक्टमी, ट्यूबेक्टमी अभी आएगा और आप लोग देखोगे। और बड़ा ही इजी चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है नेचुरल मेथड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो देखो, नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। इसका जो मेन है वो अवॉइड करता है ओवम और स्पर्म के मीटिंग को, ये नेचुरल मेथड है। इसमें किसी चीज़ का हम यूज नहीं करेंगे, बस नेचुरल में जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से। देखो, एक वर्ड होता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। अब क्या है, इज वन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों? क्योंकि इस ड्यूरेशन में ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। अब इस ड्यूरेशन में सेक्स ना करने से तो ओव्यूलेशन अगर होता है तो फर्टिलाइजेशन के चांस बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि स्पर्म नहीं आ पाएगा। तो ये जो पीरियड है 10 से 17, ये नेचुरल मेथड में आ गया, और चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड में अवॉइड करना चाहिए अगर आप नेचुरल मेथड को फॉलो करते हो तो। एक है तुम्हारा विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्टस। इसका मतलब है जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन विड्रॉ करना चाहिए पेनिस को फ्रॉम द वजाइना। तो ये भी तुम्हारा नेचुरल मेथड के अंदर आ गया। अच्छा, अगला है लैक्टेशनल एमिनोरिया। देखो, लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये वर्ड तुम्हें ध्यान रखना है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसका तो मतलब ये होता है एमिनोरिया का। अब लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation। देखो, इसका मतलब ये है कि जब बच्चा दूध पीता है, ठीक है, जैसे बच्चा पैदा हुआ, अब वो 6 महीने तक जब तक वो दूध पिएगा तब तक फीमेल्स के अंदर जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो नहीं होती, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो 6 महीने तक वो वैलिड रहता है, मतलब चांस कम है। तो ये भी एक नेचुरल मेथड में ही आ गया। लेकिन जब हम बात करते हैं इफेक्टिविटी की, तो ये जो मेथड है इफेक्टिव ओनली अप टू ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, ये लैक्टेशनल एमिनोरिया वाला, फॉलोइंग पार्चुरेशन।
तो चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो हाई। जिस नेचुरल मेथड है वो क्या है कि श्योरिटी नहीं है उनमें कि वो होंगे एक्टिव कि नहीं होंगे, ठीक है, तो वो उसकी वैलिडिटी नहीं है, वो जस्ट नेचर के ऊपर बेस्ड है। ये ऊपर था मेल कॉन्डोम, ये है फीमेल कॉन्डोम, ये तुम्हारा है कॉपर टी। देखो बैरियर, बैरियर में क्या होता है, कॉन्डोम्स का यूज है, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। अच्छा जी, अब तुम्हें जो ध्यान देना है कि इसके अलावा तुम्हारे डायफ्राम्स होते हैं, ठीक है, एक सर्वाइकल कैप होता है, वॉल्ट्स होते हैं, ये क्या है, ऑल्सो बैरियर मेड ऑफ रबड़। ये किस चीज़ के बने होते हैं, रबड़। दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। तो ये क्या करते हैं कि सर्विक्स को कवर करने के काम आते हैं, जिससे कि तुम्हारा स्पर्म की एंट्री ना हो सके। तो ये लिखा हुआ है, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, इस पैराग्राफ से रिपीटेडली क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये पैराग्राफ तुम कह सकते हो कि भैया ये जो है हॉट स्पॉट है इस चैप्टर का, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब इसमें एक एक लाइन पढ़ेंगे। These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. तो these intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUDs। अब तुम्हें इसके एग्जाम्पल रटने हैं। नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल हो गया लिप्स लूप, जो NCERT में दिया हुआ है वही रटना है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हो, बाकी इतना जिसमें जितना दिया हुआ है इसमें इतना तो तुम्हें रटना ही है। अब देखो, कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, एग्जांपल क्या क्या है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। अब कॉपर टी, कॉपर 7, इसको देख के तो हम समझ जाते हैं कि कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, लेकिन मल्टी लोड 375 दे दिया तो यहाँ तुम्हें ट्रिक नहीं लग पाएगी, तो यहाँ तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एंड हार्मोन रिलीजिंग IUD, देखो प्रोजेस्टेजर्ट LNG-20। तो ये क्या है कि हार्मोन रिलीजिंग, ये एक्चुअली क्या करते हैं कि हार्मोन को रिलीज करते हैं, तो ये जो है यूट्रस को इन हॉस्टाइल कर देता है। तो बहुत सारे इसके रीजन्स हैं, कौन कहाँ कहाँ यूज करता है। तो IUD इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, एक तो ये हो गया फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म होता है, दूसरा कॉपर आयन रिलीज्ड सप्रेस स्पर्म मोटाइलिटी। तो स्पेसिफिक रोल है कॉपर आयन का टू सप्रेस द स्पर्म मोटाइलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, दोनों चीज़ है। मोटाइलिटी को भी रोकेगा जिससे उसकी स्पीड कम होगी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देगा। तो इन हार्मोन रिलीजिंग IUD, जो हार्मोन रिलीजिंग है उसका क्या इम्पैक्ट है हम देख लेते हैं। मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, तुम्हें बताया गया, एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब एक तुम्हारी बात आती है पिल्स की। तो पिल्स क्या होती हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। अब देखो, एक वर्ड तुमने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 22 वहाँ सुना होगा प्रोजेस्टेरोन, या फिर चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th का रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला, उसमें प्रोजेस्टेरोन है, यहाँ प्रोजेस्टोजेंस है। तो अंतर क्या है, चीज़ सेम ही है, लेकिन बात यह है कि ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज है प्रोजेस्टोजेंस, और अगर प्रोजेस्टेरोन होगा तो बॉडी के अंदर नेचुरली सिंथेसाइज है। तो ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। अच्छा, पिल्स हो गई। अब पिल्स का काम क्या है कि पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 days स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आफ्टर ए गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स, इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। तो पिल्स का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया। इनका रोल क्या है, पिल्स कैसे एक्ट करती हैं। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, पहला, इम्प्लांटेशन दूसरा, एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी क्वालिटी को चेंज कर देगा, उसके ऊपर ही तो स्पर्म मूव करता है भैया, उसके थ्रू ही तो जाता है, तो वो क्या करता है, रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये हो गया। एक सहेली नाम का है तुम्हारा पिल्स, बड़ा चलता है इंडिया के अंदर। इट इज़ वंस अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। तो सहेली पे तुम्हें ध्यान देना है, ये जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। अच्छा,
अब कह रहे हैं कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईओडी विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो 72 घंटे के अंदर अगर इनको ले लिया जाए तो बड़े इफेक्टिव है। अगला मेथड जो है वो स्टीरलाइजेशन। स्टीरलाइजेशन का मतलब होता है सर्जिकल मेथड्स। ठीक है जी, ये देख लो सर्जिकल मेथड्स। अब ये मेल के अंदर होगी तो इसको हम वेजेक्टमी बोलेंगे और फीमेल के अंदर होगी तो इसको हम ट्यूबेक्टमी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, ये देखो जो वैस डिफरेंस है मेल के अंदर, ये टेस्टिज में तुम्हारा बनता है स्पर्म। अब स्पर्म जब इसके थ्रू इजैकुलेट होंगे तभी तो तुम्हारा आगे की प्रोसेस होगी। जब यहाँ हम कट लगा देंगे तो एक्चुअली में क्या है कि ये स्पर्म यहाँ से पहुँच नहीं पाएंगे। बाकी जो भी इजैकुलेटरी मटेरियल है वो तो निकलेगा, लेकिन स्पर्म जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो नहीं निकलेगा। तो ये हो गया मेल का वजेक्टमी। फीमेल के अंदर क्या है, ट्यूबेक्टमी। ये देखो ये ओवरी है, ओवरी से निकलता है ओवम, ओवम चला, ये पहुंच गया यहाँ रुक गया। तो क्या है कि तुम्हारा एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे जा नहीं पाया, जहाँ पे भी की फर्टिलाइजेशन होती है उससे पहले ही कट देना होता है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ से कोई भी स्पर्म आ रहा है तो यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ये क्या है कि परमानेंट मेथड्स हैं, लेकिन इनको भी हम रिवर्ट कर सकते हैं बहुत, लेकिन इनकी चांस बहुत कम होती है रिवर्ट में। तो फैलोपियन ट्यूब इसमें कट की जाती है एंड टाइड कर दी जाती है, जोड़ दिया जाता है। तो टाइड एंड कट, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब वहाँ तुम्हारी वास्ट डिफरेंस वाजेक्टमी। अब सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन, ठीक है, ये हो गया। ट्यूबेक्टमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, क्लियर लिखा हुआ है। इसमें और भी हैं टॉपिक, आ जाओ। हावेवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू bleeding, irregular menstrual bleeding or even breast cancer, though not very significant, should not be totally ignored। देखो इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस या फिर कोई भी डिवाइस ले लो जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता हो, उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता ही है। बस वही है कि कुछ में ज़्यादा है कुछ में कम है, वो तुम्हारी बॉडी के फिजियोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर थे। अगर तुमसे कहा जाए कि भाई पिटफॉल्स ऑफ द इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, तो ये सारे पॉइंट तुम्हें लिखने पड़ेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखो MTP क्वेश्चन आता है, क्या आता है वो मैं बताता हूँ कि MTP कब कराना सेफ है कब नहीं सेफ है, इस पे आता है। तो इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये हो गया। और इंड्यूस्ड एबॉर्शन, एबॉर्शन वर्ड कॉमनली यूज होता है। तो नियरली 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which account for 1/5 of total number of conceived pregnancies in a year। जो 45 से 50 है वो 1/5 है, ठीक है, जो टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी होती है। तो MTP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP in 1971 with some strict conditions to avoid its misuse। ठीक है जी, तो इसको लीगलाइज किया गया 1971 में टू अवॉइड इट्स मिसयूज। उसके बाद अमेंडमेंट, ये देखो इस तरफ दिए हुए 2017 में कुछ अमेंडमेंट आए दो, कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह चाहिए, अगर सेकंड ट्राइमेस्टर है तो 2 चाहिए। उन दोनों के साथ भी शर्तें रखी गई, ये 2 शर्तें हैं, ठीक है। इन 2 शर्तों को पूरा करने के बाद ही कुछ हो सकता है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया गया है ताकि फीमेल फीटिसाइड वाला जो प्रॉब्लम है उसको रोका जा सके। तो MTPs कह रहे हैं कि आर ऑल्सो इसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फैटल आइदर टू द मदर और टू द फिटस और बोथ। ये ध्यान रखना है। अब देखो जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें और कई बार रिपीट हुआ कि MTPs आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसका मतलब है फर्स्ट 12 वीक्स, मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये सेफ होता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, एबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर, इसमें ब्लीडिंग के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सेकेंड टाइम में, क्योंकि उसमें तुम्हारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है और जब फीटस को खींचते हैं तो फिर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड ट्राइमेस्टर रिस्की है। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। ये भी एक
Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. ये तुम्हें ध्यान रखना कि बिल्कुल इलीगल है ये चीज़ कि एमनियोसेंटेसिस से सेक्स पता करो और अगर फीमेल है तो मरवा दो। ये चीज़ इलीगल है और केस हो जाएगा पुलिस का। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। एमटीपी उन्हीं के लिए जिसमें चाइल्ड की हेल्थ को खतरा है या मदर की हेल्थ को खतरा है या दोनों को खतरा है। तो ये हो गया। ऊपर दो सिचुएशन दी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अमेंडमेंट एक्ट आया है, दिखा देता हूँ। ये देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 was enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity। अच्छा, वो तुम्हें बता ही दिया। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो एक प्रैक्टिशनर चाहिए, सेकंड ट्राइमेस्टर है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि कौन कौन से ग्राउंड है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी would involve a risk to the life of the pregnant woman or of grave injury physical or mental health। एक तो ये कंडीशन है जिसमें एमटीपी मिल सकती है। There is a substantial risk that of the child were born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped। इन दो कंडीशन में मिलेगी भैया। तो ये लॉ स्ट्रिक्ट किया गया है ताकि फीमेल फेटिसाइड को रोका जा सके। अब अगला आ रहा है भैया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अब STI एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, या तो IUD से आ जाएगा कि कौन सा क्या है मैचिंग टाइप में, कॉपर आयन का रोल क्या है, या तो यहाँ से आ जाएगा डिसीज़ के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि 4 डिसीज़ के नाम लिख देते हैं और बोलते हैं कि कौन सी STI नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है। इसको हम वेनेरियल डिसीज़ भी कहते हैं, VD। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन वेनेरियल डिसीज़ के नाम से आ जाता है, ठीक है। STI और वेनेरियल डिसीजेज ये देख रहे हो आप। और इनको हम RTI भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो है ही, नाम याद कर लो। गोनोरोइया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लामाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी। इतने हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डिसीज हैं NCERT के हिसाब से STI में। 7 के नाम रट लो। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles। तो हेपेटाइटिस B और HIV ये निडल्स के शेयर करने से भी हो जाता है। अब कह रहे हैं कि एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B एंड जेनाइटल हर्प एंड HIV इन्फेक्शन, ये 3 हैं, 3 का कोई कंप्लीट क्योर नहीं है, बाकी सबका है। तो इन तीनों का नाम ध्यान रखना। हेपेटाइटिस B पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन में होता है, और ये पूछते हैं कि भाई कौन सा ऐसा है जिसका कि कंप्लीट क्योर नहीं है। अगर एड्स ऑप्शन देंगे तो हर कोई कर देगा। और कभी आता है हेपेटाइटिस B ऑप्शन में, कभी आता है जेनाइटल हर्पिस। तो ये तुम्हें ध्यान देना है। अच्छा, अब आ गया तुम्हारा दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। अच्छा जी, STI अगर पे ध्यान नहीं दिया गया और सीरियस हो गई तो बहुत सारी अलग प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। पहली है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज PID, दूसरा है एबॉर्शंस, तीसरा है स्टिल बर्थ्स, तीसरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है। एक तो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है जो कि तुम्हारी यूट्रस में होगी। अब यूट्रस के अलावा कहीं और हो जाए, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो जाए, तो वो तुम्हारा आ जाएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये क्यों होती है? अगर कोई STI है, उस पर ध्यान नहीं दिया तो बीमारी का रूप धारण कर लेगी। इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो ये तुम्हें ध्यान देना है। उसके बाद हम चल रहे हैं आगे, और ये 15 से 24 साल के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, हालांकि किसी एज ग्रुप में हो सकता है। और इसको अवॉइड करने के 2-3 तरीके बताए गए हैं NCERT में। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, in case of doubt one should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम STI को इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो ये 3 तरीके लिखने हैं, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब ये इनफर्टिलिटी वाला जो है ना, इससे क्वेश्चन NCERT का रिजर्व्ड पैराग्राफ है। इसकी एक अलग से भी वीडियो बनाई जाएगी जिसमें इनफर्टिलिटी को दर्शाया जाएगा, क्योंकि NCERT का ये जो पोर्शन है क्लास 12 का चैप्टर 4 में, ये रिजर्व्ड पोर्शन है नीट में। जब नीट वाले क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो बोलते हैं इसको तो खोलो भाई, एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लो। तो ये चीज़ भैया यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे लाइन।
In India, often female is blamed for the couple being childless, but more often than not, the problem lies in the male partner. मेल के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम में नहीं वाई में भी दिक्कत आ सकती है। तो स्पेशल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं आज के ज़माने में। अगर कोई किसी का चाइल्ड नहीं होता है तो इन टेक्नोलॉजी का यूज करके चाइल्ड को पैदा करवा दिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। तो IVF का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। मतलब आउटसाइड कराएंगे लेकिन सेम होगा जैसे बॉडी के अंदर होता है। फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब देखो फर्टिलाइजेशन बाहर हो गई, अब फर्टिलाइजेशन बाहर होगी तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो उस एम्ब्रियो को फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ होती है, कहीं कहीं तो मदर ऐसी होती है जिनका कि जो यूटरस है वो ठीक नहीं होता है, तो वो दूसरे का यूटरस किराए पे लेती हैं। तो ऐसे जिसका किराए पे होता है उसको बोलते हैं सरोगेट मदर। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना, यहाँ काफ़ी न्यूज़ में चलता है सरोगेट मदर, सरोगेसी पे बिल आते हैं, मतलब पार्लियामेंट वगैरह में काफ़ी बिल पास होते हैं। अच्छा, इज वन सच मेथड, इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। तो कई बार तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि भैया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था। तो ब्रिटेन में है, लुइस ब्राउन करके है। पहले बहुत क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ पैदा हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा कमज़ोर हो जाता है, ये वो कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक होता है। बस वही है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन कराते हैं, इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी इसका नाम दे देते हैं। और कब प्रोड्यूस किया गया था ये ईयर भी तुम्हें ध्यान देना है। तो ओवा फ्रॉम द वाइफ फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी। एक तो ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ से जो पैराग्राफ आएंगे अब तुम्हें बिल्कुल नज़र खोल लेनी है। तो जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमेयर, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमेयर, मतलब 8 ब्लास्टोमेयर तक could then be transferred into the fallopian tube। अगर एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज तक है तो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और अगर एम्ब्रियो 8 से ज़्यादा है तो वो यूट्रस में जाएगा, इसको बोलते हैं इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। इस 4 लाइनों से क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार। तो इसलिए इसको समझना जरूरी कि अगर 8 या 8 तक या 8 से कम अगर है, 8 या 8 से कम है तो जाएगा तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब में, और अगर 8 से ज़्यादा है तो वो जाएगा यूट्रस में, ये ध्यान रखना। टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स विद इन द फीमेल also could be used for such transfer to assist those females who can't conceive। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो उसको हम इस टेक्नोलॉजी से मतलब उनका भी दे सकते हैं, जिनका की मतलब प्रॉब्लम नहीं है, उनका निकाल के भी जाइगोट हम दूसरे में डाल सकते हैं। तो उसको बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहीं और हुई लेकिन डेवलपमेंट कहीं और हुई, ये हो गया। अब देखो एक वर्ड है तुम्हारा GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये क्या है? तो ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। किसका ट्रांसफर है? ओवम का। ये भी ध्यान देना कि स्पर्म किस में हो रहा है, ओवम किस में हो रहा है। तो ओवम को हम कलेक्ट करेंगे डोनर से और फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, तो वो हो गया गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। एक है तुम्हारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये क्या है? इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। इसके अंदर हम स्पर्म को कहीं डाल नहीं रहे हैं, इस इंजेक्शन टेक्निक में हम स्पर्म को सीधा एग के अंदर डाल रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कहीं स्पर्म को डाल नहीं रहे, सीधा एग के अंदर। ठीक है जी, तो ये हो गया। ये लाइनें बड़ी समझने वाली है और यहीं से क्वेश्चन आता है। तो इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेट
कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। एक ही नई टेक्निक आई है। अगर मेल पार्टनर के स्पर्म क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो हम ये वाले टेक्निक यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस टेक्निक में क्या है कि सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और ए हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू द वजाइना और इनटू द यूट्रस। अब देखो, दोनों में से कहीं भी डाल सकते हैं, या तो वजाइना में भी डाल सकते हैं या फिर यूट्रस में भी डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो इस चैप्टर में हमने देखा, एक तो एमटीपी वाला तुम्हें बताया गया, एक ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाला, दो, और एक तुम्हारा एसटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये सारे पॉइंट, एक एमनियोसेंटेसिस वाला। तो इन सारे पॉइंट पे बड़े ध्यान देने हैं। और ये चैप्टर तुम्हें पहले ही बताया गया है कि 1 टाइम रीड है, अगर एक बार रीड कर लिया बड़े आसानी से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और 8 नंबर आ गए। तो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं, तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी पूरी से पूरी। और इस वीडियो को देखने के बाद आई होप यू विल गेट 8 मार्क्स। अगर इस वीडियो को आपने देखी तो समझ जाओ 8 नंबर आ गए, लिख लो 8 नंबर आ गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।